Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Now we will discuss about mechanism and the muscles contraction, and in this video part 2 locomotion and movement part 2, and we will discuss sliding filament theory, which are basically for muscles contraction. The mechanism of muscles contraction is best explained sliding filament theory, which states that the contraction of the muscles fiber, which muscles are made up of muscles bundles, and muscles bundles many bundles which are enclosed by the muscles fiber and take place by the sliding of the thin filament over the thick filament. तो इन दिस में यहाँ पे क्या होगा है कि जो थिन फिलामेंट होगा थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, इतना पर तो आज समझ पा गए होंगे कि यहाँ पे क्या होगा है, जो मसल्स फाइबर होता है वो क्या होता है, स्लाइड करता है किसके ऊपर, थिक फिलामेंट के ऊपर में जो थिन फिलामेंट होता है वो मतलब स्लाइड करेगा। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन किससे इनिशिएट होता है, इनिशिएटेड बाय सिग्नल। ये क्या होता है, सिग्नल ट्रांसपोर्ट करता है जो हमारा ब्रेन में सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, भाया मोटर न्यूरन के थ्रू ये मैसेज करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होने के लिए। तो हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी हो गई है वो सारा क्या होता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके, motor neuron along with the muscles fiber connected it to constitute the motor unit, जो motor unit बनाता है, and the junction between the motor neuron and the sarcolemma of the muscles fiber is called the neuromuscular junction या motor interplate। तो इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर इंटरप्लेट कहते हैं। उसके बाद क्या, ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा, एसिटाइलकोलिन, विच जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है ऐसा। ठीक है, एंड ये क्या था, दिस स्पीड थ्रू द मसल्स फाइबर। और ये किसके थ्रू, जो न्यूरो ट्रांसमीटर था ये तो इसको मतलब किसी के थ्रू जाना है ना, तो किसके थ्रू स्पीड करेगा, किसके थ्रू फैलेगा, मसल्स फाइबर के थ्रू ये फैलेगा। ठीक है, एंड काउज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, और इसके कारण क्या काउज करेगा, कैल्शियम आयन को रिलीज करने में के लिए वो काउज करेगा, मतलब उसको एक्साइट करेगा। तो सार्कोप्लाज्म से इनटू द सार्कोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि सार्कोप्लाज्म क्या होता है, बहुत सारा कैल्शियम आयन स्टोर होता है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड इंक्रीज इन द कैल्शियम आयन लेवल। और इंक्रीज क्या हुआ, कैल्शियम आयन लेवल इंक्रीज किया तो क्या होगा, लीड टू द बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम आयन विद द यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन एक्टिन फिलामेंट and thereby remove the unmasking of the active site of the myosin। तो ये क्या हो जाएगा, मास्किंग हो जाएगा एक्टिव साइट फॉर मायोसिन के लिए, एंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलाइसिस। और क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस के लिए यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज किया जाएगा, एंड द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट। तो जो मायोसिन का हेड है, हेड वाला पोर्सन है, तो उसमें क्या होगा, हेड पोर्सन बाइंड करेगा एक्सपोज, किसके साथ में एक्सपोज होगा, यहाँ पे एक्टिन के साथ। ठीक है, एक्टिन साइड में टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज, जो कि क्या बनाएगा, क्रॉस ब्रिज बनाएगा। यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। ये क्या, एक्टिन फिलामेंट है, एंड ये मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट का पार्ट है, ये मायोसिन का पार्ट है। ठीक है, ये एक्टिन मायोसिन फिलामेंट का पार्ट है। यहाँ पे क्या है, एटीपी है, एटीपी प्लस फॉस्फेट आएगा तो एटीपी बनेगा। तो यहाँ पे एटीपी बना है, तो ये प्रोसेस जो चल रहा है इधर से चल रहा है। ठीक है, इधर से सर्कुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट, दोनों का क्रॉस ब्रिज बन गया है। क्रॉस ब्रिज बन के यहाँ पे क्या बना है, एक दूसरे से क्रॉस ब्रिज यहाँ से पूरा तरीका से अटैच हो चुका है। यहाँ पूरी तरीका से ये दोनों पहले पास में आया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बना है तो मायोसिन की हेड से। उसके बाद क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हो गया। इसके बाद में क्या होगा, इसके स्लाइडिंग रोटेशन होगा। इसमें थोड़ा पहले ये इस तरीका से था, इसका था मूव हो गया, स्लाइड किया गया। यहाँ पे स्लाइड करने के बाद में क्या था, एटीपी आया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट, एक और एड ऑन हो जाएगा। मतलब पहले 2 फॉस्फेट था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट आ जाएगा, कितना 3 फॉस्फेट होगा। तो यहाँ से फिर क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा, यानी यहाँ जो क्रॉस ब्रिज बना था उसका ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो ये इसी तरह से स्लाइडिंग फिलामेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस चलता है हमारे बॉडी में। तो ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है इस तरीका से। ठीक है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस इसी के थ्रू मतलब ये साइकिल चलता है। एंड स्टेज ऑफ दिस क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड रोटेशन ऑफ द हेड का रोटेशन हुआ, पहले क्रॉस ब्रिज बना, उसके बाद क्या रोटेशन हुआ हेड का, एंड उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज हुआ। तो 3 स्टेप यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, इसके बाद क्या, पुल द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इवेंट। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, पुल किया जाएगा एक्टिन अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इवेंट के थ्रू। इवेंट क्या था, मायोसिन का पार्ट था। ठीक है, जिसको डार्क इवेंट भी बोलते हैं। एंड द जेट लाइन, जो जेट लाइन अटैच टू द एक्टिन आर आल्सो पुल्ड इनवर्ड
देयर बाय काउचिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्टनिंग हो गया, शॉर्ट हो गया सार्कोमियर, जिससे क्या कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप दैट ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स का शॉर्टनिंग होना मतलब मुड़ना, ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट होना। एंड तो क्या शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन द आई बेंट गेट रिड्यूस। तो इसमें क्या होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन चलता है तो उसमें आई बेंट जो होता है, जिसको लाइट बेंट बोलते हैं, एक्टिन का पार्ट होता है, उसमें क्या होता है वो रिड्यूस हो जाता है। वेयर एच ए बेंट रिटेन द लेंथ, ए जो ए बेंट होता है, डार्क बेंट होता है, कभी भी रिड्यूस नहीं होता है, अपना लेंथ में रिटेन नहीं करता है, वो हमेशा क्या होता है एकदम जैसा था वैसा ही रहता है, वो कभी रिड्यूस नहीं होगा। द मायोसिन रिलीजिंग द ATP प्लस फास्फेट गोज बैक टू द रिलैक्स स्टेट, फिर ये रिलैक्स स्टेट में जाएगा। एंड द ए न्यू ATP बाइंडिंग एंड द कोस ब्रिज इज ब्रोकन, कोस ATP बनेगा, उसके बाद कोस ब्रिज क्या आ जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। एंड द ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय मायोसिन हेड, उसके बाद में क्या होगा, ATP अगेन हाइड्रोलाइज्ड होगा एंड मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ द कोस ब्रिज फॉर्मेशन। उसके बाद फिर से कोस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रोसेस क्या होगा, यहाँ चलते रहेगा। तो यहाँ फिगर भी आप देख सकते हैं, ये क्या है, हैंसन जोन, दो क्या पता, मैंने इससे पहले बताया था जो हैंसन जोन क्या होता है। यहाँ पे मतलब इसका सिर्फ मिडिल पोर्शन आपको देखने मिला डार्क बैंड का, ठीक है, डार्क, और ये आई बैंड का पोर्शन है जिसको H लाइन बोलते हैं, मतलब दो लाइट बैंड का बीच का पोर्शन। एंड ये ए बैंड है, इसके बाद में ये जेड लाइन दिया गया, ये पूरे पार्ट को यहाँ सार्कोमियर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच का पार्ट को। ये कॉन्ट्रैक्शन का जोन है, जब कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, ये रिलैक्स स्टेट था, ये कॉन्ट्रैक्शन का स्टेज है, कॉन्ट्रैक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद में ये फिर मैक्सिमली कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो डार्क बैंड है वो हमेशा वैसा ही है, लेकिन ये क्या होगा है, जो एक्टिन वाला पार्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो आपका डार्क वाला पॉइंट है, मायोसिन का पार्ट है, वो हमेशा वैसे के वैसे हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमेशा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो स्लाइड करता है तो थिन फिलामेंट स्लाइड करता है ओवर थिक फिलामेंट पे। एंड उसके बाद क्या, ब्रेकेज ऑफ इज रिपीटेड एंड ब्रेक्स एंड इज रिपीटेड काउचिंग द फर्दर स्लाइडिंग एंड द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयन पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। तो ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू चलता है जब तक कैल्शियम आयन क्या पम्प्ड दोबारा से आए। एंड दिस काउज द रिटर्न टू द जेड लाइन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, फिर जेड लाइन क्या था, ओरिजिनल पोजीशन में चल जाता है। एंड द रिलैक्सेशन, उसके बाद रिलैक्सेशन होता है। एंड दिस रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी डिफरेंट मसल्स, और ये जो प्रोसेस चलता है सब में अलग अलग डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलता है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ दिस मसल्स कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर ये एक्टिवेशन जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है ये अगर कंटिन्यू चल रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा, लैक्टिक एसिड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें क्या होता है, पाँव दर्द होता है। पाँव दर्द क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन चल रहा है। और आप जानते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलता है वो हमेशा क्या होता है, एब्सेंट ऑफ द ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे जब भी एनाएरोबिक प्रोसेस चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, तो ऑब्वियसली उससे मतलब वहाँ पे पेन होने लगेगा, ठीक है, जिससे काउच फेटिंग हो जाएगा। एंड मसल्स कंटेन ए रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कोल्ड मायोग्लोबिन। और मसल्स क्या कंटेन करता है, रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट को स्टोर करता है, जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं। उसके बाद क्या है, मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ दी मसल्स विच गिव रेडिश एपियरेंस। तो मायोग्लोबिन क्या होगा, कंटेंट अगर हाई है तो वो कैसा अपीयरेंस देगा, रेड कलर अपीयरेंस देगा जब भी अगर मायोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा है। एंड सच मसल्स आर कोल्ड रेड फाइबर। और ऐसे मसल्स को हम हमेशा क्या बोलते हैं, रेड फाइबर बोलते हैं। कब बोलेंगे रेड फाइबर, जब उसमें बहुत ज़्यादा मायोग्लोबिन कंटेंट हो और उसका कलर कैसा हो, रेडिश कलर हो। एंड देज मसल्स आल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होगा, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP प्रोडक्शन के लिए। एंड देज मसल्स देयरफॉर कैन आल्सो कॉल्ड द एरोबिक मसल्स। ऐसे मसल्स को एरोबिक मसल्स भी कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि ऑक्सीजन यूज कर रहा है। ऑक्सीजन यूज हो रहा है मतलब एरोबिक होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ, ठीक है, एरोबिक मसल्स इसलिए इसको बोलेंगे। ऑन दी अदर हैंड की बात करें तो सम ऑफ द मसल्स क्या होता है, उसमें बहुत लेस क्वांटिटी में मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। उसको वो कैसा कलर का होगा, पेल एंड वाइटिश कलर का होगा। एंड ऐसे मसल्स में उसको क्या बोलते हैं, वाइट फाइबर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेड एपिगेंस मायोग्लोबिन का कंटेंट बहुत कम है। एंड इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा था जो आपका रेड फाइबर था, रेड फाइबर मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा था, लेकिन येलो फाइबर में क्या होगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होगा। बट द अमाउंट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये बात अभी याद रख सकते हैं कि जो रेड फाइबर था उसमें क्या था, रेड फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वाइट फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कम है। माइटोकॉन्ड्रिया कम है मतलब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम होगा एटीपी बनाने के लिए, इसका मतलब क्या होगा, ये एनाएरोबिक प्रोसेस में चल जाएगा। और जो हमारा रेड फाइबर था वहाँ पे क्या था, एरोबिक प्रोसेस चल रहा था, एरोबिक मसल्स बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया था, बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया था। ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा एटीपी फॉर्मेशन के लिए, इसलिए एरोबिक मसल था। ये क्या था, एनाएरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी होगा, ये डिपेंड होगा एनाएरोबिक प्रोसेस पे, ठीक है। तो ये वाइट फाइबर का केस था, वो वाइट फाइबर का केस था, वो जिसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया था वो रेड फाइबर का केस था। तो ये आप समझ गए होंगे आई होप। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग स्केलेटल मसल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन। ये किसका बना होता है, किससे कंसिस्ट होता है, बोन से, एंड फ्यू कार्टिलेज होता है इसमें। दिस सिस्टम इज सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट सो बाय द बॉडी। तो इसमें क्या होता है, सिस्टम रोल होता है मूवमेंट करने में, ठीक है। इमेजिन चूइंग फूड विदाउट ए जाउ बोन एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट ए लिम्ब बोन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं ना विदाउट जाउ का, किसी चीज़ को, कोई किसी फूड मटेरियल को, मतलब उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना या चलना। हम लोग कहीं अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है, लिम्ब का जरूरत पड़ता है। तो लिम्ब भी क्या होता है, आपका बोन का बना होता है, ठीक है। तो क्या होता है, बोन और कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। बोन और कार्टिलेज क्या होता है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड द फॉर्मर हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स। और क्या होता है, बोन में हार्ड मैट्रिक्स होता है ड्यू टू कैल्शियम साल्ट, एंड कैल्शियम साल्ट ज़्यादा होने के। एंड द लेटर द स्लाइटली प्लीबल मैट्रिक्स, मतलब इसको मोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। स्लाइटली प्लीबल क्या होता है, हल्का सा इसको मोड़ सकते हैं, पूरी कम्प्लीटली इसको मोड़ नहीं सकते हैं, मतलब घुमाव करना इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे एक पार्टिकल है तो इस पार्टिकल को इस तरीक़े से हम बेंड कर रहे हैं, बेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बोन होता है उस बोन को हम पूरी तरीक़े से बेंड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसी बात को बोला जा रहा है। तो क्या कहता है, स्लाइटली प्लीबल। ये प्लीबल वर्ड उसी के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि बेंड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अगर बोन की बात करते हैं, बोन तो कभी भी बेंड होगा नहीं। एंड मैट्रिक्स ड्यू टू द कॉन्ड्रेटिन साल्ट के कारण होता है। एंड ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन। जो ह्यूमन होता है उसमें कितना बोन मिलकर बनाता है एक स्केलेटन, उसका 206 बोन होता है, 206 बोन होता है, ठीक है। एंड फ्यू कार्टिलेज उसमें होता है। इट इज ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल डिवीजन। एक होता है एक्सियल, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसमें 80 बोन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग अलोंग दी मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो किसी भी अगर ह्यूमन का आप ले गए हैं मतलब थोड़ा सा ये करने के लिए, मेजर करने के लिए, तो उसका जो एक्सियल पोर्शन होगा ना वो आपका एक्सियल स्केलेटन में आएगा। और एपेंडिकुलर में क्या होगा, ये साइड वाला पोर्शन, ठीक है। तो स्केलेटन में क्या स्कल आएगा, वर्टिब्रल कॉलम आएगा, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो हड्डी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, एंड स्टर्नम आएगा। एंड इसमें रीब कंस्टिट्यूट होगा एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सियल स्केलेटन कौन का आएगा, स्कल आएगा, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रीब, ठीक है। इसके बाद स्कल में क्या होता है, स्कल कंपोज ऑफ 2 सेट ऑफ बोन। जो हमारा स्कल होता है ना वो भी 2 सेट बोन का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसका डिक्टेट करा देती हूँ डायग्राम। जैसे हमारा ये स्कल वाला पोर्शन है, ठीक है, ह्यूमन का। तो ये आगे वाला किसको बोलते हैं, फ्रंटल बोन बोलते हैं, ब्रेन वाला पार्ट में जो होता है ऊपर का, ठीक है। तो ये क्या होता है, बीच सामने वाला जो माथा बोलते हैं ना उसको फ्रंटल बोन होता है, फोरहेड, फ्रंटल बोन। और इसके इस वाले पोर्शन को बोलते हैं पैरिएटल बोन। और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं जो कान के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है उसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन।
और कान के नीचे वाला थोड़ा सा उसको ऑसिपिटल बोलते हैं, और उसके नीचे वाला सबसे उसको ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे ये स्फेनॉइड बोन है। और आई के अंदर जो बात करते हैं उसमें एथेमॉइड बोन होता है, उसके आँख के नीचे वाले पोर्शन में, जहाँ पे वो गोल वाला पोर्शन होता है आँख का, तो उसमें लैक्रिमल बोन है जिससे आंसू निकलता है। एंड ये आपका क्या है नेसल बोन, नाक वाले पोर्शन का। एंड ये जाइगोमेट्रिक बोन है, एंड इसको मैक्सिला बोलते हैं। ये नीचे वाले पोर्शन को मैंडिबल बोलते हैं। और ये आपका हायोइड बोन है जो कैसा शेप्ड का होता है, यू शेप्ड का होता है हायोइड बोन। इसके बाद में क्या है, जो हमारा स्कल था वो दो टाइप का बोन बना होता है, एक होता है क्रेनियल, एक होता है फेसियल। टोटल कितना होता है 22 बोन होता है। क्रेनियल बोन क्या होता है 8 नंबर में होता है, 8 होता है टोटल 8 होता है। एंड दे फॉर्म अ हार्ड एंड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। ये क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एंड क्रेनियम फॉर द ब्रेन को क्योंकि प्रोटेक्ट करना है इसलिए थोड़ा हार्ड रहता है। एंड द फेसियल रीजन मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट। और जो फेसियल रीजन चेहरा वाला पोर्शन होता है ना, उस 14 बोन का बना होता है, ठीक है। विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। एंड ए सिंगल यू शेप्ड बोन, जिसको अभी मैंने बताया हायोइड, इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के बेस में होता है। एंड इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। एंड ईच मिडिल एयर की बात करते हैं तो उसमें 3 बोन रहता है, मेलियस इनकस स्टेपिज, ठीक है। मिस से याद रख सकते हैं MIS, मिस से मेलियस इनकस स्टेपिज। कलेक्टिवली इसको हम लोग एयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विथ द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जिसको डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि हम ह्यूमन जो होता है वो डाइकॉन्डाइलिक स्कल उसके पास में होता है, ठीक है। ये याद रहेगा ना, ह्यूमन के पास में क्या होता है डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है। इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या होता है, जो गला वाला पोर्शन होता है ना हमारा, उसको बोलते हैं सर्विकल वर्टिब्रा। उससे नीचे से जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। और जो हमारा चेस्ट वाला आगे का रीजन होता है उसको हम लोग थोरासिक वर्टिब्रा बोलते हैं, ठीक है। और जो कमर वाला पोर्शन होता है उसको लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं, ठीक है। और इधर से जो ये आपका ये पीछे से रीढ़ की हड्डी जो होता है उसमें उसको ये जो सारा होता है इसको बोलते हैं इंटर वर्टिब्रा डिस्क बोलते हैं, डिस्क शेप्ड जैसा होता है। और ये नीचे का स्टर्नम होता है। और नीचे में कॉकिस आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन क्या है कॉकिस है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अपर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट कॉल्ड द वर्टिब्रा एंड डॉर्सली प्लेस्ड। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कितना का बना होता है 26 सीरियल अरेंज होता है, ठीक है। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। और हमारा जो स्कल वाला पोर्शन जो ऊपर जो माथा पूरा पार्ट था ना उसके नीचे से स्टार्ट होता है उसका बेस पोर्शन से, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। इस प्रकार से वो मेन का एक ट्रंक टाइप का बनाता है नीचे से, ठीक है। एंड ईच वर्टिब्रा हैज क्या होता है सेंट्रल होलो पोर्शन होता है। जितना भी वर्टिब्रेट होता है उसके पास में क्या होता है एक होलो सेंट्रल पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं न्यूरल किनारे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है तो उसमें क्या होगा पीछे से ना उसका होलो सेंट्रल पोर्शन, उसी से ना जैसे मान लीजिए अगर ब्रेन को कुछ सेंटर ये मैसेज भेजना है कि हमारे बॉडी के हाथ को उठाना है या हमारा कुछ एक्टिविटी करना है या हमें मच्छर काटा तो हमें उस मच्छर को मारने जाना है, तो हमारा ये जो हम लोग थोड़ी करते हैं ये हमारा सब कुछ ब्रेन का मतलब कंट्रोल करता है। तो उसके लिए जो केनाल सिस्टम होता है ना, ये जो छेदा होता है जो होलो होता है उसी पोर्शन से ना हमारा न्यूरल केनाल पास आउट होता है, उधर से ही जाता है, ठीक है। ये जो हमारे पूरे बॉडी में जो मैसेज भेजता है वो हमारा सारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो यही जो होलो पोर्शन किस लिए क्यों रहता है, इसीलिए रहता है क्योंकि यहाँ से न्यूरल केनाल पास आउट करता है थ्रू विच द स्पाइनल कोड पासेस, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस। फर्स्ट वर्टिब्रा की बात करते हो क्या होता है एटलस होता है। एटलस क्या आर्टिकुलेट करता है, इट आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल से मतलब आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कितना में डिफरेंशिएटेड होता है, एक होता है सर्वाइकल जो गला वाला पोर्शन है उसमें कितना हड्डी होगा 7 होगा, ठीक है। थोरासिक रीजन में कितना होगा 12 होगा, ठीक है। लंबर रीजन में कितना होगा 5 होगा। और क्या होगा सेक्रेल एक फ्यूज्ड होगा एंड कोक्सियल में एक फ्यूज्ड होगा रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल वाले पोर्शन से। एंड द नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मेमल्स। तो जो नंबर सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है तो हमेशा क्या होता है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है।
नंबर सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 हमेशा होगा ऑलमोस्ट ऑल मेमल्स में, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में। एंड द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो हमेशा क्या करता है, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड सपोर्ट द हेड को सपोर्ट करता है। एंड सर्व द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द फॉर द रिब्स एंड द मस्कुलेचर ऑफ द बैक, ठीक है। स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन। स्टर्नम क्या होता है, एक फ्लैट बोन होता है, ठीक है। एंड वेंट्रल मिड लाइन ऑफ दी थोरिक्स, अगर सामने का चेस्ट वाला रीजन का बीच वाला पोर्शन बोले ना, वहाँ पे एक स्टर्नम रहता है, एकदम फ्लैट बोन रहता है, ठीक है। उसी के साइड से जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट इसका आगे वाला पोर्शन, तो यहाँ पे इसका क्या होता है, एक ना पूरा एकदम स्टर्नम फ्लैट बोन की तरह रहता है स्टर्नम। और इसी से क्या होता है, बहुत सारा रीब्स अटैच होता है, स्टर्नम से रीप सब अटैच होता है। आप बहुत जगह देखेंगे छोटे बच्चों को जहाँ पे जो मतलब उसमें न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा कमी होता है, तो उसको देखेंगे आप, रीप्स उसका दिखता है, स्टर्नम वाला पोर्शन उसका दिखता है उसका एकदम, ठीक है। तो इस तरीक़े से हड्डी उसका दिखता होगा, तो इस तरीक़े से होता है। यहाँ पे स्टर्नम होता है, इसके साथ में रीप्स अटैच हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, मिड लाइन ऑफ द थोरिक्स अटैच था। उसके बाद क्या है, दे आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। जो रिब्स होता है वो कितने नंबर में होता है, 12 पेयर्स, मतलब 24 रिब्स होते हैं टोटल। अगर कोई पूछता है रिब्स कितना होता है, तो 24 रिब होता है, मतलब 12 पेयर्स। बच्चे हमेशा गलत करते हैं कि 12 पेयर्स की जगह यहाँ पे मतलब समझ जाते हैं वो 12 लिख देते हैं। 12 नहीं होता है, 12 पेयर होता है, मतलब 24 होता है रिब्स, ठीक है। एंड ईच रिब इज ए थीन फ्लैट बोन कनेक्टेड टू डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डॉर्सली कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या हमारे पीछे में है ना, तो ये क्या है, डॉर्सली कनेक्ट है वर्टिब्रल कॉलम से। लेकिन अगर सामने से बात किया जाए तो ये क्या है, वेंट्रली। वेंट्रल किसको बोलते हैं, आगे वाला पोर्शन को। जैसे आप अपना माउथ, आप अपना माउथ को एक बार अपने हाथ से टच कीजिए, वो क्या है आपका, वो आपका वेंट्रल पोर्शन है। आप अपना पीछे एक बार टच कीजिए, वो आपका डॉर्सल पोर्शन है, ठीक है। तो ये क्या बोल रही थी मैं यहाँ पे, जो आपका जो स्टर्नम है, रिब्स है, स्टर्नम रिब्स जो वेंट्रल अटैच होता है। अगर डॉर्सली बात करें तो किससे अटैच होगा, वर्टिब्रल कॉलम से, याद रहेगा। स्टर्नम से क्या होगा आपका, रिब्स स्टर्नम से क्या होगा, वेंट्रली अटैच होगा, और डॉर्सली क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम से। ये याद रखना, हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट में दिखा दी कि ईच रिब इज फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम वेंट्रली टू द स्टर्नम, वेंट्रली मतलब आगे का पोर्शन। एंड इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड, हैंस इज कॉल्ड बाइसेप्टिक, इसलिए इसको बाइसेप्टिक बोला जाता है क्योंकि इसका 2 आर्टिकुलेशन है। एंड फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब जो होता है उसको 2 रिब्स बोलते हैं, ठीक है। डॉर्सली दे आर अटैच टू द थोरासिक वर्टिब्रा, डॉर्सली किससे अटैच है, थोरासिक वर्टिब्रा से। एंड द वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम, वेंट्रली किससे कनेक्टेड है, स्टर्नम से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। किस कार्टिलेज की हेल्प से अटैच है, हाइलिन कार्टिलेज, याद रहेगा ना, हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से अटैच है। उसके बाद क्या है, 8, 9, 10 पेयर्स ऑफ रिब डोंट आर्टिकुलेट विद दी स्टर्नम, ये आर्टिकुलेट नहीं है स्टर्नम से, बट क्या है, ज्वाइन द 7th रिब विद दी हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। 7th रिब से अटैच है हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये इससे अटैच नहीं है स्टर्नम से, ये किससे हेल्प से है, 7th रिब्स के मदद से ये अटैच है हाइलिन कार्टिलेज से। लेकिन ये नीचे वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये इससे अटैच नहीं है, इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। देज रिब्स को क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब बोलते हैं, ठीक है, 8, 9, 10 को। एंड क्या है, इसको ये कभी भी स्टर्नम से अटैच नहीं होता है, ठीक है, इसको फॉल्स रिब बोलते हैं। लास्ट 2 पेयर, जो लास्ट 2 बच जाता है, 11, 12 पेयर्स रिब नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयरफॉर इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि किसी से कनेक्टेड नहीं है, फ्लोट कर रहा है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, थोरासिक वर्टिब्रा, थोरासिक वर्टिब्रा रिब्स स्टर्नम टुगेदर फॉर्म रिब केज। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रिब केज किसको बोलते हैं, तो किस किस पोर्शन को रिब केज बोलेंगे, थोरासिक वर्टिब्रा ले लेंगे, रिब्स को ले लेंगे एंड स्टर्नम को काउंट कर लेंगे, ये सारा क्या होगा हमारा रिब केज होगा। ये याद रखना हमेशा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिब केज किसको बोलना है, थोरासिक वर्टिब्रा को प्लस रिब्स को प्लस स्टर्नम को, ठीक है। इसके बाद क्या है, द बोन ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल। आप कौन सा बात करें, हम लोग लिम्स की बात बोल रहे हैं। लिम्स में क्या क्या आता है, हैंड आता है और हमारा लेग आता है, ठीक है। तो क्या है, द बोन ऑफ लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल कॉन्स्टिट्यूट द एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये क्या आता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। एंड ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन,
तो हमारा लिम्स कितना का बनाता है, 30 बोन का आता है। ईच लिम्ब बोल रहा है, मतलब हमारे क्या होते हैं, 2 हाथ 2 पाँव होते हैं हमारे, तो यहाँ पे 30 बोला। अगर कोई पूछेगा एग्जाम में आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा कि अगर हमारा जो टोटल लिम्स है वो कितना होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 लिम्स होते हैं, 4 में 30 में आप 4 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। एंड द बोन ऑफ द हैंड 4 लिम्स, अगर हाथ का बोन को क्या बोलते हैं हम लोग, हैंड, बोन ऑफ दी हैंड को 4 लिम्स बोलते हैं, जिसमें क्या आता है, ह्यूमरस आता है, रेडियस, उसके बाद में क्या आता है, अल्ना आता है। ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना एंड कार्पल्स आता है। कार्पल को क्या बोलते हैं, ब्रिस्ट बोन बोलते हैं। ठीक है। कार्पल जहाँ पे हम लोग क्या होते हैं, चूड़ी पहनते हैं, बेंगल्स चूड़ी पहनते हैं ना, 18, तो हमारा ब्रिस्ट बोन जो होता है ना वो 8 नंबर होता है। मतलब 8 नंबर क्या मतलब, उसका जो हड्डी है ना, बोन, वो 8 वो रहता है वहाँ पे, 8 को बोन रहता है। ठीक है। अब मेटाकार्पल्स जिसको पाम बोलते हैं, वो 5 ही नंबर होता है। ठीक है। एंड फ्लेंचस जो डिजिट है हमारा 14 ही नंबर होता है, जहाँ पे हम लोग पुलिस लगाते हैं उसका डिजिट है ना वो 14 नंबर रहता है, बोन सारा। एंड फीमर की बात करें तो फीमर क्या होता है, हमारा थिक बोन होता है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट बोन बोला जाता है। आपसे पूछेगा कि हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन होता है, तो थिक बोन आएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या आता है, टिबिया और फिबुला आता है। पहले क्या था, फीमर आता है, हमारा लेग का बात होगा, ये पे हिंड लिम्ब का बात होगा, तो उसमें क्या है, फीमर आएगा। ठीक है। उसके बाद तो टिबिया आएगा, फिबुला आएगा। उसके बाद टॉर्सस आएगा। टॉर्सस को क्या बोलते हैं, एंकल बोन्स, क्या बोलते हैं, एंकल बोन्स, जो 7 ही नंबर होता है। उसके बाद मेटा टॉर्सस जो 5 ही नंबर होता है। उसके बाद फ्लेंजस, ये भी डिजिट क्या आता है, 14 ही नंबर होता है। द बोन ऑफ द लेग को क्या बोलते हैं, हिंड लिम्ब बोलते हैं, याद रहेगा ना। अगर बोन ऑफ हैंड को क्या बोलते हैं, 4 लिम्स, बोन ऑफ लेग को हिंड लिम्स। ओके ना। एंड एक कप शेप्ड बोन होता है जिसको पटेला बोलते हैं, कोवर द नी वेंट्रली नी कैप। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पोर्सन क्या है, हमारा हैंड वाला पोर्सन है हाथ का, जिसको क्या बोलते हैं, 4 लिम्स बोलते हैं। ये क्या है, ह्यूमरस पोर्सन है। ये क्या होता है, ये रेडियस वाला पोर्सन। तो रेडियस कौन वाला है, जो हमारा अंगूठा वाला पोर्सन होता है ना, वो उधर से वो हड्डी आता है, उससे अटैच होता है, वो होता है रेडियस। ये याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रेडियस कौन है हमारा, जो हमारा अंगूठा वाला है पोर्सन, उधर से होगा अटैच। एंड अल्ना हमारा सबसे लास्ट वाला जो छोटी उंगली है उसके अटैच होगा। ठीक है। इसके बाद में ये क्या आता है, हमारा कार्पस है, ये मेटाकार्पस है, ये नीचे वाला फ्लेंजस आता है। ठीक है। इसके बाद में ये लेग वाला पोर्सन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, फीमर है। ठीक है। ये पटेला है, पटेला है ये क्या है, टिबिया वाला पोर्सन है, ये फिबुला, इधर का फिबुला पोर्सन है। ठीक है। और ये क्या है, टॉर्सस है, ये मेटाटॉर्सस, ये फ्लेंजस है, डिजिट जो है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे पैक्टोरल एंड द पेल्विक गर्डल। जो पैक्टोरल क्या था, हमारा हाथ वाला पोर्सन। अब पेल्विक क्या है, पाँव वाला पोर्सन। ये क्या करता है, बोन हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, आर्टिकुलेट करता है अपर लोअर लिम्ब को, रेस्पेक्टिवली विद द एक्सेल स्केलेटन। एक्सेल स्केलेटन जो हमारा सीधे वाला पोर्सन था ना, उससे ये क्या करता है, उसको आर्टिकुलेट करता है। और क्या है, ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ। ईच गर्डल किसका रहता है, फॉर्म 2 हाफ। एंड ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल। किससे कंसिस्ट होता है, जो हमारा ऊपर वाला पोर्सन है, ये पेक्टोरल गर्डल की बात होता है, क्लेविकल होगा। एंड स्केपुला, and scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the second and the 7th rib के पास में होता है। ठीक है। dorsal flat and triangular body scapula has slightly elevated ridge, जिसको spine which project as flat expanded process called acromion, इस प्रोसेस के थ्रू वो अटैच होता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस, क्लेविकल वहाँ से आर्टिकुलेट करता है। उसके बाद क्या है, बिलो द एक्रोमिनन इज ए डिप्रेशन होता है, एक गड्ढा टाइप का, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लेनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस। वहाँ पे क्या होता है, जो ह्यूमरस वाला हाथ वाला पोर्सन, फर्स्ट पोर्सन ह्यूमरस था ना, वो इससे अटैच रहता है। ठीक है। फ्रॉम शोल्डर जॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं, शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। ठीक है। एंड ईच क्लेविकल इज ए लॉन्ग सिलेंडर बोन विथ 2 कर्वेचर। क्या होता है, 2 कर्वेचर देखने को मिलेगा। एंड दिस बोन कॉमनली कॉल्ड कोलर बोन। क्या बोलेंगे हम लोग, कोलर बोन बोलेंगे। मैं आपको दिखा भी देखती हूँ, ये क्या है हमारा, इसको क्लेविकल बोलते हैं। ठीक है। ये आपका स्केपुला है, क्या है, स्केपुला पोर्शन है। ठीक। इसके बाद में क्या है,
प्लेविकल कॉर्डल नीचे वाला पोर्शन कंसिस्ट ऑफ टू कोजल बोन, किसका बनाता है, टू कोजल बोन का बना होता है, ठीक है। और क्या है, ईच कोजल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन, और ये बोन कैसे बनता है, तीन बोन के फ्यूज होने पर बनता है। क्या नाम है, इलियम ईसियम प्यूबिस, ठीक है। इलियम ईसियम प्यूबिस के फ्यूज होने से क्या होता है, कोजल बोन बनता है, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द एबव बोन एक कैविटी, तो ये जहाँ बोन जो फ्यूज कर रहा है तो एक कैविटी बनता है, उसको क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम, व्हिच इज द थिक बोन आर्टिकुलेट, वहाँ पे जो जांग का जो हड्डी है ना, जो हमारा फीमर है वो वहाँ से अटैच होता है। ये जो तीनों बोन जहाँ पे अटैच हो रहा है, फ्यूज को कोजल बोन बनाया है, वहाँ पे एक गड्ढा है जो इससे अटैच होना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कभी कोई सामान को नट वट लगाए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि कुछ अटैच करने के लिए क्या करते हैं हम लोग को, उसको मतलब उसमें फिक्स करना पड़ता है ना। उसी तरीक़ा से जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे जैसे फीमर को अटैच करना है तो वहाँ पे एक थोड़ा सा कैविटी टाइप का होना चाहिए, तब तो उसको फ्यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो कोजल बोन से ये फ्यूज किया था, तो लेकिन यहाँ पे एक कैविटी थोड़ा सा था, इलियम ईसियम प्यूबिस के फ्यूज करके कोजल बोन बना, और वहाँ पे एक थोड़ा कैविटी था जहाँ पे इसको जाके अटैच होना था, ठीक है। उसके बाद क्या, टू हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंटली टू द फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये क्या बनता है, पेल्विक गर्डल दोनों मिलकर, जैसे हमारे दो पाँव होते हैं सबके, तो दो हाफ पेल्विक गर्डल दोनों मिलकर क्या बनाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है, कंटेनिंग द फाइब्रस कार्टिलेज, जो किसका बनाता है, फाइब्रस कार्टिलेज का, ठीक है। इसके बाद हम लोग जॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारा बॉडी एक दूसरे से जॉइंट है। हाथ कहाँ से जॉइंट है, पाँव कहाँ से जॉइंट है, हमारा सारा पोर्शन देखेंगे। तो जॉइंट आर इसेंशियली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द मूवमेंट के लिए होता है, इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी, लोकोमेटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन टू दिस जॉइंट आर द पॉइंट टू कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बोन्स। जॉइंट क्या आता है, किसी दो बोन के कॉन्टैक्ट वाला पोर्शन होता है जॉइंट, ठीक है। और बिटवीन बोन्स बोल सकते हैं, और या कार्टिलेज बोल सकते हैं। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट। तो जैसे मान लीजिए हम लोग चलते हैं तो पाँव की सहायता से चलते हैं, तो पाँव भी तो किसी से अटैच है, ये भी तो एक जॉइंट के थ्रू अटैच है। तो वेयर द जॉइंट एक्ट एज फल्क्रम, जॉइंट कैसे है, फल्क्रम के थ्रू, एंड द मूवेबिलिटी एट द जॉइंट वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर, ठीक है। जॉइंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म, नेमली फाइब्रस, तो कैसे कैसे टाइप का जॉइंट होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है। तो फाइब्रस जॉइंट कहाँ आता है, हमारा ब्रेन वाला पोर्शन में। डोंट अलाउ एनी मूवमेंट, जो हमारा ब्रेन जो बना होता है तो उसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप का बोन होता है ना, तो वो क्या होता है, एक दूसरे से थोड़ी ना अलग है, वो सब एक दूसरे से फ्यूज है, एक दूसरे से अटैच है, इसीलिए यहाँ पे फाइबर जॉइंट बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, डोंट अलाउ एनी मूवमेंट। एंड दिस टाइप जॉइंट इज शोन बाय फ्लैट स्कल बोन, हमारा जो स्कल बोन है उसमें ये रहता है फाइबर जॉइंट, विच फ्यूज इंड टू इंड, ये क्या है, एक दूसरे से इंड बाय इंड फ्यूज है with the help of dense fibrous connective tissue and in the form of suture, तो क्या बना, एक सीचर बना रहा है, and the form of the cranium, to form the cranium बनाता है, ठीक है। इन कार्टिलेजिनस की बात करते हैं, कार्टिलेजिनस कहाँ मतलब वर्टिबल कॉलम में आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट देखने को मिलेगा। एंड द बोन इज इन्वॉल्व एंड जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज जॉइंट में कार्टिलेज की हेल्प से जॉइंट होगा, ठीक है। और क्या है, द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री in the vertebral column is this pattern is permit the limited movement, तो vertebral column में क्या है, परमिटेड हो रहा है मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, इसीलिए उसको कार्टिलेजिनस जॉइंट बोल गए हैं। अगर बात करें साइनोवियल जॉइंट की, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीक़ा से मूवमेंट हो सकता है। इट इज करेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी, तो साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है, साइनोवियल कैविटी देखने को मिलता है, जो क्या होता है, प्रेजेंस होता है बिटवीन दी आर्टिकुलेट सरफेस ऑफ द टू बोन के बीच में, ठीक है। सच अरेंजमेंट इज अलाउ दी कंसिडरेबल मूवमेंट, ये क्या कहता है, कंसिडरेबल मूवमेंट अलाउ करता है। दे जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे मान लीजिए बॉल और सॉकेट जॉइंट। बॉल सॉकेट जॉइंट कहाँ मिलता है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, जो हमारा हाथ वाला पोर्शन है तो उसमें जो हमारा ह्यूमरस पोर्शन अटैच है, किसके थ्रू अटैच है, बॉल सॉकेट जॉइंट के थ्रू। हिंज जॉइंट, जो हमारा हिंज जॉइंट है वो क्या है, नी कैप, जो हमारा घुटना वाला पोर्शन है उसको जॉइंट करने का काम कर रहा है हिंज जॉइंट। जैसे मान लीजिए आपके घर में गेट है, तो आपका गेट जो ओपन और बंद होता है वो जो उसमें लगा हुआ है उसको भी नी जॉइंट, हिंज जॉइंट बोलते हैं, उसमें हिंज लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीक़ा से ये जॉइंट होता है हमारे घुटने वाला पोर्शन का, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, ठीक है, नी कैप जो लगा। उसके बाद पाइवोट जॉइंट बोले तो उसमें किसके बीच होता है, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट देखने को मिलता है।
उसके बाद में ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ मिलेगा, बिटवीन कार्पल्स के बीच में, हमारा जो कार्पल पोर्शन है वहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ठीक है। सैटल जॉइंट कहाँ मिलेगा, कार्पल और मेटाकार्पल और थंब, हमारा जो थंब वाला पोर्शन है उसमें कार्पल और मेटाकार्पल थंब के बीच के सैटल जॉइंट दिखने को मिलेगा। ये सारा साइनोवियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग डिसऑर्डर देखने वाले हैं। तो डिसऑर्डर में क्या है, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का डिसऑर्डर है मिस्थेमिया ग्रेविस। मिस्थेमिया ग्रेविस क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू द फैटिक वीकनिंग पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल। जब भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोले ना, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब खुद का ही सेल खुद को अटैक कर रहा हो, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है मतलब मान लीजिए जैसे हमारा बॉडी क्या होता है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म से हमारा इम्यून सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे सेल में कि खुद का ही सेल जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म से हमें जो प्रोटेक्ट करता है वो अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक है, इसी कंडीशन में। तो ये मिस्थेमिया ग्रेविस में आता है, ठीक है। इसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात करते हैं तो ये क्या आता है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली डिजेनरेशन हो जाता है स्केलेटल मसल्स का, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है, ठीक है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम होता है। एंड टेटनी क्या होता है, रैपिड स्पेसमस विल्ड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड में क्या होगा, कैल्शियम आयन का लेवल घट जाएगा, कम हो जाएगा। एंड क्या होता है इसमें, एक अर्थराइटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट में क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, अर्थराइटिस, ठीक है। जब भी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा तो अर्थराइटिस का केस देखने को मिलेगा। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये हमेशा ओल्ड एज में देखने को मिलता है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, डिक्रीज इन बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। बूढ़े लोगों में आप खुद देख सकते हैं, अपने घर में ही देखे होंगे कहीं पे, हम अपने मतलब दादी या किसी को भी, उसमें क्या होता है वो ठीक से चल नहीं पाते हैं, उनका बोन क्या होता है, पाँव का लेग का काम नहीं करने पाता मतलब पूरी तरीक़ा से, तो उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है तो उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन बंद होने के कारण क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल भी घटने लगता है, इसके कारण क्या होता है, हमारा ये डिजीज हमारे बॉडी में होने लगता है, ठीक है। ये था डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज कॉमन काउच होता है इसका, ठीक है। उसके बाद में गाउट। अब ये आप याद रखना कि जो भी आपके घर में अगर बूढ़ी औरत है, जो भी आपकी है, बूढ़े लोगों में क्या होता है कि वो कैल्शियम का जो लेवल होता है, जैसे एज बढ़ रहा है तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होने लगता है, तो इसलिए आप करें क्या, प्रीफर करें कि कैल्शियम जितना भी फूड मटेरियल है उसमें कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट का है वो उन्हें देने का, ये बेटर रहेगा उसके लिए, ठीक है। उसके बाद गाउट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड जो होता है ना एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसके कारण से इसमें ये गाउट प्रॉब्लम काउच करता है, ठीक है। तो ये आज तक यहाँ तक रहा सेकेंड पार्ट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।